हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राज राणा, आपका एसएसटी का मेंटोर। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने में आ गया हूं। आज का टॉपिक है हमारा डोमेन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का परिमंडल। तो चलिए इस चैप्टर में एंटर करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आज आपको क्या मिलने वाला है। आज के चैप्टर में होगा स्थल मंडल के बारे में आपको जानकारी, लिथोस्फियर। हम आज चर्चा करेंगे हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल के बारे में, महाद्वीप, महासागर, जल संधियों के बारे में, गर्त के बारे में और वायुमंडल की जानेंगे परतें। इसके अलावा जानेंगे हम जीवों के बारे में, सजीव जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो चलिए डोमेन ऑफ अर्थ को समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक प्रैक्टिकल कराना चाहता हूं। प्रैक्टिकल क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। जहां पर आप खड़े हो वहां से चारों तरफ देखिए, आपको क्या दिखाई देता है, क्या चीज है जिससे आपका संपर्क है। तो आप देखोगे आपको केवल और केवल चार चीजें ही दिखाई देंगी। पहला क्या दिखाई देगा? आपको स्थल दिखाई देगा, यानी लैंड दिखाई देगी। इसके बाद आपको क्या होगा? जल दिखाई देगा, यानी आपको वाटर दिखाई देगा। इसके अलावा एयर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन महसूस तो आपको होगी ये। और इसके अलावा दिखाई देंगे आपको जीवित जो जीव हैं, बस यही दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वरना गौर कर लीजिए। अब आप कहोगे सर हमारे घर हैं, तो घर चट्टान का हिस्सा है। ठीक है सर, हमारे यहां तो नदियां हैं, नहर है, वो जलमंडल का हिस्सा है। आप कहोगे सर ये मक्खी मच्छर सब दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ये जीवों का हिस्सा है, जीव ही तो है ये। तो हमारी पृथ्वी पर चार ही चीज पाई जाती है मुख्य रूप से। एक लैंड पाई जाती है, एक जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, और उसके बाद क्या पाया जाता है? जीवित पदार्थ पाए जाते हैं। जीवित पदार्थ को हम जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन्हीं से हमारे चार परिमंडलों का निर्माण होता है। पहला परिमंडल जो है उसको हम क्या कहते हैं? पहले परिमंडल को कहते हैं हम लिथोस्फियर। क्या कहते हैं? लिथोस्फियर। अब लिथोस्फियर में होगा क्या कि लिथोस्फियर में हम किसकी स्टडी करेंगे? लैंड की स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोस्फियर में हम वाटर की स्टडी करेंगे, यानी हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला संपूर्ण जो जल है उसकी स्टडी हम हाइड्रोस्फियर में करेंगे। हमारे पृथ्वी पर जितनी भी लैंड पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं, सबकी स्टडी हम कहां करेंगे? लिथोस्फियर में करेंगे। और एटमॉस्फियर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वायु का जो तंत्र है पूरा, उसकी स्टडी हम कहां पर करेंगे? एटमॉस्फियर में करेंगे। वहीं वायोस्फीयर में हम किसकी स्टडी करेंगे? वायोस्फीयर की स्टडी करेंगे, यानी सजीवों की स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी की तो स्टडी कर रहे हैं हम। ओके, अब आइए यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये यहां पर लिथोस्फीयर लिथो से बना हुआ है, लिथोस से। तो लिथोस माने क्या होता है? यहां पर दे रखा है। लिथोस माने क्या होता है? पत्थर होता है। इसी तरह से एटमॉस माने क्या होता है? वाष्प होती है। हाइड्रो माने क्या होता है? पानी होता है। और वायुस माने क्या होता है? जीवन होता है। इस प्रकार से यहां स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल में अगर हम सबकी स्टडी कर लें तो यही पूरी ज्योग्राफी की स्टडी है, यही पूरी पृथ्वी की स्टडी है। पृथ्वी पर इनके अलावा कुछ पाया ही नहीं जाता। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल एक दूसरे से पृथक अस्तित्व रखते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं? तो शायद ऐसा नहीं है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन सब का एक दूसरे में कनेक्शन है। वरना कुछ उदाहरण मैं आपको देख रहा हूं जिससे आप समझ जाओगे। जैसे ये बताओ, मछलियां कहां रहती हैं? तो मछलियां जल में रहती हैं। और सांस कहां से लेती हैं? वायु लेंगी ना सांस में। तो वायु जब वो जल के अंदर रहती है तो हवा कहां से आती है? तो आप कहोगे सर कुछ जो हवा है ना वो जल में घुली हुई रहती है, उसी से वो क्या करती है? सांस ले लेती हैं। इसका मतलब यह है कि जलमंडल के अंदर वायुमंडल मौजूद है। दोनों का एक दूसरे का कनेक्शन है या नहीं है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हैं? हाँ, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप खेतों में पानी लगाते हो, बहुत सारे लोग गांव के भी होंगे तुम में से, खेतों में पानी लगाते हो, जब पानी खेतों में जा रहा होता है तो बुलबुले निकल के आने लग जाते हैं। बुलबुले, धरती के अंदर से बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? आपको सर कुछ नहीं, नीचे जो हवा थी ना, वो पानी जा रहा, पानी उन छेदों में जा रहा, तो वहां से क्या हो रहा है? वो जो गैस है वो ऊपर निकल रही है। इसका मतलब क्या है? वायु मिट्टी के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब स्थल के अंदर वायु है। हाँ, सही है सर, समझ में आ गया। दोनों जुड़े हुए हैं,
एक और चीज देखिए, क्या वायु के अंदर जल नहीं है? हां है। फ्रिज के अंदर से ठंडी बोतल निकालो, मेज पर रख दो, आप देखोगे कि चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। कहां से आया? क्योंकि वायु उस ठंडी सतह से टकराई और वायु में स्थित जो जल था वो इससे टकराकर संघनित हो गया, कंडेंस हो गया और बूंदों के रूप में वो दिखाई दे गया। इसका मतलब वायु में जल है। समझ में आएगा नहीं? इसका मतलब यह है ये सभी मंडल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इस कारण इन मंडल को सिलोलिज्म के अंतर्गत हम इस प्रकार से बनाते हैं। यहां पे दिखाई दे रहा है ये लिथोस्फीयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है नहीं? इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी ये वायुमंडल है। ये क्या है? जलमंडल है। और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप यहां पर देखो, सबसे पहले इस वाली चीज को देखो, तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है? ये वो वाला हिस्सा है जिसमें लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये वाला कौन सा हिस्सा है जहां पर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर से एक दूसरे से कनेक्ट है? ये वाला कौन सा हिस्सा है जहां पर वायुमंडल जलमंडल से एक दूसरे से कनेक्ट है? वो वाले हिस्से हैं। अब एक गौर कर कीजिए, यहां पर एक ये वाला हिस्सा है जहां पर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक वो हिस्सा जहां पर स्थल, जहां पर वायु और जहां पर जल तीनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं पर याद रखो, वहीं पर जीवन पनप सकता है, वहीं पर जीव रह सकता है, जीव जिंदा रह सकता है। तो यहीं पर जीव पाए जाते हैं और इसी वाले हिस्से को बायोस्फीयर कहते हैं। इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से कनेक्ट है। मैं जीव हूं तो मुझे तीनों चीजों की जरूरत है, लैंड की भी है, एयर की भी है और वाटर की भी है, तभी मैं जिंदा हूं। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो वहीं पर जिंदा रह सकते हैं जहां पर ये तीनों चीजों एक दूसरे से जुड़ रही हो, अन्यथा कहीं भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे अगर हम धरती से ऊपर चले जाएं तो 6-7 किलोमीटर तक ही आपको जीवन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जल नहीं है। धरती के नीचे चले जाए तो वहां पर बहुत सारी चीज नहीं है, वहां जीवन भी नहीं है। इसलिए जीवन वही मिलता है जहां पर तीनों चीजें हैं। ठीक है? अगर हम जहां पर बायोस्फीयर की बात करें तो देखो यहां पर जुड़े हुए हैं कि नहीं? ये लिथोस्फीयर, ये क्या है? लैंड है, यहां पे वाटर है और यहां पे एटमॉस्फेयर है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां पे देखो जीवन है, तो यही है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर, ठीक है, वहीं पर हो सकता है जहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसका मतलब बायोस्फीयर का मतलब होता है हम, यानी जीवित जो जीव हैं उनके मंडल को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। हम अपने आप में सजीव हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। इन मंडलों के अध्ययन के बाद अब एक एक मंडल को हम विशेष रूप से यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल के बारे में। ठीक है? अब स्थल मंडल की बात करेंगे तो स्थल मंडल में आप देखोगे कि यहां पर क्या है? लिथोस्फीयर। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है? लिथोस से। लिथोस माने क्या होता है? चट्टान या पत्थर। ठीक है? तो याद रखो, यहां से आप पता चल जाओगे स्थल मंडल में हम यानी ठोस चीजों की स्टडी करेंगे जो चट्टान जैसी होती है। ठीक है? चलो लिथोस्फीयर को थोड़ा सा समझ लें एनसीईआरटी के माध्यम से। एनसीईआरटी क्या कहता है लिथोस्फीयर के बारे में? ठीक है, कि पृथ्वी के ठोस सतह को, यानी पृथ्वी की जो ठोस सतह है उसी को हम लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल कहते हैं। लेकिन ये ठोस सतह यानी जो लिथोस्फीयर है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है? महाद्वीप, और दूसरा क्या है? महासागर। महासागरों के नीचे भी जमीन है, याद रखना, उसकी बात कर रहा है। ठीक, पृथ्वी के इस भाग को स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। बात समझ आ गई? पृथ्वी के ठोस सतह को दो भागों में बांटा जाता, महाद्वीप महासागर। पृथ्वी के इस भाग को, किसको? ठोस सतह को स्थल मंडल या भूमंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, भूमंडल में मुख्य रूप से आपको दो ही चीजें मिलेंगी, एक है महासागर और दूसरे हैं महाद्वीप। क्योंकि आप बताओ, शुरुआत में हमारी जमीन अगर ऐसी थी तो यहां पे ऐसे करके तो होगी, ये सब जमीन ही तो है। ये तो अलग बात है कि यहां पे पानी भर गया तो ये क्या बन गया? महासागर। तो महासागर तो यहीं तक है ना, इसके अलावा ये सब जमीन है। इसी सब को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, ये जलमंडल में आएगा जहां जहां केवल और केवल जल पाया जाएगा। ठीक है ना? चलो
अब आगे देख लेते हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये महासागर है, इससे जुड़ा हुआ है, ये महासागर इससे जुड़ा हुआ है, ये महासागर इससे जुड़ा हुआ है, ये भी ऊपर से यहां से ऐसे जुड़े हुए हैं। सारे महासागर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट जो हैं एक दूसरे से महासागरों के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से बहुत कम जुड़ा हुआ है। यानी बीच में ऐसे लगेगा कि आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा रहे हो तो बीच में या तो जल संधि होगी, ठीक है नहीं, या वहां पर क्या होगा, एक महासागर होगा या कोई सागर होगा, उसकी वजह से एक दूसरे से सेपरेट है। यानी महाद्वीप एक दूसरे से विभक्त हैं, अलग हैं, और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह आपको याद रखना चाहिए। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि सभी स्थान एक समान ऊंचाई के नहीं होते। ये तो आप जानते होंगे। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, तो आपको ऐसे पर्वत दिखाई देंगे ऊंचे ऊंचे, कहीं पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। तो क्या सारी जो स्थल पर जो चीजें दिखाई देती हैं उनकी ऊंचाई बराबर होती है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होती, बराबर नहीं होती है और ना हो सकती है। तो अब इनकी ऊंचाई हम कहां से मापेंगे? तो देखो, पूरी पृथ्वी पर हम वहां से ऊंचाई नाप सकते हैं कि जहां की ऊंचाई बिल्कुल सेम रहती हो, क्योंकि ऊंचाई और नीचाई करस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मुझसे कोई लंबा, तो मैं अपने आप को स्थिर मानकर कहूंगा मुझसे लंबा, मुझसे छोटा। मैं ये नहीं कह सकता अब मान लो एक सामने वाला आदमी है और इसके अलावा कोई आदमी है ही नहीं, मैं कहूंगी वो लंबा आदमी है। अरे लंबा कैसे हो जाएगा? किसके सापेक्ष में लंबा है? तो हमारी पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जो ऊंचाई में हमेशा स्थिर रहती है? कहीं से भी, पूरी धरती पे कहीं भी चले जाओ, वहां उसकी जो ऊंचाई है स्थिर रहेगी। तो वो क्या है? जल है, यानी समुद्र का तल है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? सी लेवल। सी लेवल हमारी पूरी पृथ्वी पर बिल्कुल एक सा रहता है हर जगह से, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे यहां आ जाओ। थोड़ा बहुत भिन्नता आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भिन्नता आती है, लेकिन जनरली देखा जाए तो उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आते। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर जो जल की सतह है वो एक समान ऊंचाई की है, तो हम उसी को लेते हैं सापेक्ष। यानी पूरी दुनिया में हम किसी की ऊंचाई और गहराई उस समुद्र तल के सापेक्ष में ही, ठीक है, तय करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से यह 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मारियाना ट्रेंच जो भारत, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है, ठीक है, वो कितनी है? 11,000 मीटर के आसपास है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये समुद्र तल से 11,000 मीटर नीचे है ना? वैसे ही देखा जाए तो दोनों ही मैंने आपको उदाहरण यहां पे समझाया है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी समुद्र तल से। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच 11,022 मीटर की है, जो सबसे गहराई है। अब याद रखना, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे नीचा बिंदु है। इससे नीचा कोई बिंदु पूरी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ठीक है, वो कहां पर है? मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है और ये आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब बताइए हमारी स्थल पर, अब आप अपने स्थल को गौर से देखिए। हमारे स्थल पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे आपको पर्वत दिखाई देंगे, मैदान दिखाई देंगे, ग्लेशियर दिखाई देंगे, नदियों के द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देंगी, ज्वालामुखी के द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देंगी। होंगी कि नहीं? है। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी आकृतियां जो दिखाई देती हैं उनको भूदृश्य कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? रिलीफ कहते हैं। बात समझ आ गई नहीं? क्या कहते हैं उनको? भूदृश्य कहते हैं या रिलीफ कहते हैं। अब आप बताओ, दो चीजें हैं। आपने माउंटेन भी देखा, ठीक है, आपने प्लेटू भी देखा, आपने महाद्वीप भी देखा। सबसे पहले क्या बना होगा हमारी पृथ्वी पर? तो सामान्य रूप से याद रखो, हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। और हमारी पृथ्वी पर जिन भूदृश्यों का निर्माण सबसे पहले हुआ है उन्हें कहते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यानी फर्स्ट क्लास रिलीफ। उनको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट क्लास एलिवेशन या फर्स्ट क्लास, इसको कहते हैं रिलीफ। बात समझ आएगी नहीं?
तो प्रश्न आ जाता है कि महाद्वीप किस प्रकार का उच्चावच्य है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी के। वैसे उच्चावच्य के बारे में हम जब बदलती धरती के बारे में बताएंगे तब मैं बताऊंगा। उच्चावच्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ, द्वितीय श्रेणी के जिनका निर्माण प्रथम श्रेणी के उच्चावच्यों के बाद में हुआ, तृतीय श्रेणी के उनके बाद में हुआ। तो सीक्वेंस में है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो आइए देख लीजिए, महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित सबसे विशाल, विस्तृत एवं विभक्त भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यानी जमीन की बहुत बड़ी बड़ी विशाल संरचनाएं जो किसी अन्य से किसी न किसी माध्यम से विभक्त हो, अलग हो और जो बहुत बड़ी हो। देखो 3 चीज दे रखा है इसमें, विशाल होनी चाहिए, विस्तृत हो और विभक्त हो या सेपरेट हो, किसी न किसी से सेपरेट हो। कॉन्टिनेंट आर द लार्जेस्ट, ठीक है, एक्सपेंशन एंड डिवाइडेड एरिया ऑन अर्थ। ठीक है, याद रखना। अब हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर इनका आरोही क्रम ये है। आरोही मतलब अवरोही बता रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर पर क्या है? अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है, ठीक है, 6वें नंबर पर यूरोप है और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया है। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप जो है वो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया है। यहां पर गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ करते हो आप अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका से कभी भी आपके पास कोई न्यूज नहीं आती, क्योंकि यहां पे कोई मानव नहीं रहता। हालांकि कुछ मानव यहां पे रहते हैं, लेकिन वो भी अनुसंधान के लिए रहते हैं, वो भी रिसर्च के लिए रहते हैं। वहां पे कोई अपना वहां पे जाके कोई बढ़िया तरह से घर पर बना के नहीं रह रहा कोई, वहां मजबूरी पे रहते हैं और एक व्यक्ति पे वहां पे करोड़ों रुपए रोजाना के खर्चा भी होते हैं। तो बहुत सारे हमने भी, भारत ने भी बहुत सारे सेंटर अंटार्कटिका पर बना रखे हैं, है ना। चलिए, इन महाद्वीपों को अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, तो याद रखो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। ओके, और सबसे कम जनसंख्या कहां पाई जाती है? ना के बराबर, वो अंटार्कटिका में है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर ह्यूमन हैबिटेट नहीं है, यानी यहां पर मानव आवास नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक मानव आवास यहां पे नहीं है, कोई भी मानव यहां पे नहीं रहता भी है तो बहुत सरकारें उन्हें भेजती है अनुसंधान करने के लिए, क्योंकि अंटार्कटिका की जमीन के नीचे बहुत सारा कोयला भरा हुआ है। ठीक है, नहीं, कोयला भरा हुआ है, बहुत सारा खनिज तेल है, बहुत सारे संसाधन अंटार्कटिका में है, तो उन्हीं के में रिसर्च करने के लिए यहां पे लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका पर। आपको एक काम होमवर्क में करना है, वैसे आगे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इस क्लास में इसको क्लास को ऐसे ना समझो, मैं हर चीज को रोजाना टास्क दूंगा आपको पता करना है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, भारत के अनुसंधान केंद्र होमवर्क में तैयार कर लेना आप अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन महाद्वीपों को एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो देखो, एक महाद्वीप आपको एशिया दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है अपने आप में, ये एशिया महाद्वीप है, जो आप यहां पे भी देख सकते हो। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, अब एशिया के बारे में कुछ चीजें या कुछ इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराता जाता हूं, तो आपको कभी याद रहे। ठीक है, जो एशिया है बेटा, याद रखना, जो एशिया है ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का भी शब्द नहीं है, ये हिब्रू भाषा का शब्द है। ठीक, अब आप कहोगे सर हिब्रू भाषा कौन सी होती है? जो बाइबल है वो मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इजराइल के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उसको हिब्रू भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिब्रू भाषा। अब एशिया का हिब्रू में अर्थ क्या है? उसे कहते हैं उदय। क्या कहते हैं? राइज। अब इसको राइज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आध्यात्मिक उदय हुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, सब के सब धर्म एशिया से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे अगर आप बात करें हिंदू धर्म की, तो आप जानते हो कहां से पैदा हुआ है। जैन धर्म आपको पता ही है, बौद्ध धर्म आपको पता ही है, इस्लाम कहां से पैदा हुआ है? अरब से पैदा हुआ है। अरब कहां पर है? एशिया में।
ईसाई धर्म कहां से पैदा हुआ? इजराइल से पैदा हुआ। इजराइल कहां पर है? यहां पर, फिलिस्तीन। बात समझ आएगी नहीं? तो कन्फ्यूशियस धर्म कहां पर है? यहां पर है। सारे धर्म, सारे धर्मों की जो जगह है वो यहीं पर है। अगर आपसे कहे पारसी धर्म कहां पर पाया जाता है, तो पारसी धर्म कहां पाया जाता है? ईरान में पाया जाता था। ठीक है, तो ये फारस या पारस कहां पर था? एशिया में। तो सारे के सारे धर्मों का उदय यहीं पर हुआ है। इस कारण इसे धर्म उदय की भूमि भी कहा जाता है। ओके, आइए, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहां पर है, लेकिन ये यूरोप से कुछ अलग है। यहां से आपको यूरोप दिखाई दे रहा होगा। कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है, बताओ कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, एक यूराल माउंटेन है। इसको क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप के मध्य में है। इसके अलावा यहां पर एक कैस्पियन सागर है, यह भी एशिया और यूरोप के मध्य में है। इसके अलावा यहां पर काला सागर है, यह भी एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। इसके अलावा यहां पर एक टर्की वगैरह जो आपको दिखाई दे रही है, ये है। ठीक है, भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के बाद आपको यहां पर ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इन सारी चीज, यानी भूमध्य सागर हुआ, एजियन सागर हुआ, काला सागर हुआ, कैस्पियन सागर हुआ, यूराल माउंटेन हुआ यहां पर। ठीक है, यहां पर और भी बहुत सारे माउंटेन है यहां पर। ये सब क्या करते हैं? एशिया को यूरोप से अलग कर देते हैं। बात समझ आएगी नहीं? चलिए, इसके अलावा देख लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले इस हिस्से को कहा जाता है रेड सी, यानी लाल सागर। ठीक है, एक बात को समझ लेना, इसको क्या कहते हैं हम? लाल सागर कहते हैं। लाल सागर हमारे एशिया को अफ्रीका से अलग कर देता है, एशिया को अफ्रीका से अलग कर देता है। ठीक है, फिर यहां पर क्या है? यहां पर है ओमान की खाड़ी। क्या है यहां पर? ओमान की खाड़ी, और ओमान की खाड़ी भी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसके अलावा यहां पर है अरब सागर। यहां पर क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी एशिया को अफ्रीका से अलग कर देता है। इसके अलावा आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि धरती गोल है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बेटा सेम है। इनके बीच में ये नॉर्थ अमेरिका है और ये एशिया है, तो एशिया नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है, जिसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर देती है। ठीक है नहीं? याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो बेरिंग जल संधि एशिया को यहां से अलग करती है। ठीक है नहीं? फिर यहां तो जावा सागर वगैरह है, ये सब अलग कर देते हैं। ठीक, तो इस पे कोई ज्यादा, इसको यहां से प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो एशिया के बारे में मैंने आपको एक चीज बता दी है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको क्या कहते हैं? अफ्रीका कहते हैं। चलिए अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। तो आप कहोगे सर क्या यहां बिजली नहीं आती है इसलिए डार्क कहते हैं? अरे ऐसा नहीं है। डार्क माने होता है अंधेरा, यानी ये महाद्वीप की खोज जो है सबसे बाद में हुई है। सबसे बाद में हुई इसलिए लोगों के लिए अंधेरे में रहा। इसमें क्या है, कैसी जनजाति रहती हैं, कैसे यहाँ पे वनस्पतियां हैं, कैसे इसके यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, कैसी प्रजातियां हैं यहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं, ये दुनिया से अनजान था, यानी दुनिया के लिए अंधेरे में था। ठीक है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। फिर आपके दिमाग में बात आएगी, सर एक बात बताओ कि ये जो पुर्तगाल के लोग थे वो इसी के सारे तो इंडिया की खोज करने आते थे ऐसे ऐसे करके, तो इनको अफ्रीका के बारे में नहीं पता चल पाया? ऐसे तो नहीं हो सकता सर। तो ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अफ्रीका का जो तट है, कोस्ट लाइन जो है, वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी नहीं है, एक सार है। अब सोचिए, जहां पर टूटी फूटी नहीं होगी तो वहां पर बंदरगाहों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है नहीं? जैसे यहां पर ऐसे करके है, जबकि हो ऐसे। ठीक है, तो अब हम अपने जहाजों को लेके इसके काफी अंदरूनी क्षेत्रों में आ जाएंगे ना। अब बलो सीधी है तो यहां पे तो पानी कम होता चलता है ना, पानी धीरे धीरे तो बढ़ता है, तो जहाज आपके यहीं रुक जाएगा, यहां तक जा ही नहीं पाएगा कोस्ट लाइन तक। ठीक है, तो इसका जो तट है वो स्टीप है, ये दंतुरित नहीं है, टूटा टाटा नहीं है। इस कारण यहां पे बंदरगाहों का विकास नहीं हो पाया और इनके अंदरूनी क्षेत्रों तक यहां के नाविकों की पहुंच नहीं हो पाई।
पहली बात तो याद रखना, इसलिए अंधेरे में रहा। इसके अलावा यहां पर सहारा रेगिस्तान है। अब कोई आदमी यहां पे आएगा तो यहां का भूखा प्यासा तो नहीं मरेगा, रेलगाड़ी तो है नहीं कि इसको पार कर लेगा, पानी यहां पे कहीं मिलता नहीं था, फिर किसी का भी हिम्मत नहीं पड़ी इसमें अंदर इसकी जाने की। ठीक है, फिर कहोगे सर नीचे तो चले जाते, नहीं जा सकते, यहां पे भी कालाहारी नाब, ठीक है, कालाहारी नामक या नाबिब नामक अपने आप में क्या है, यहां पे बड़े बड़े रेगिस्तान है। तो अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान है, जंगली क्षेत्र है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि लाओ अंदर जाए। इसमें जल परिवहन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, केवल यहीं पर आपको ये नील नदी दिखाई देती है, बाकी जगह नदी नहीं है। और नदी पहले बहुत अच्छा परिवहन का साधन हुआ करती थी, इस वजह से इसकी खोज सबसे लास्ट में हो पाई है, जब हमारे पास उन्नत आधुनिक उपकरण हमारे पास आ गए। ठीक है, खैर अफ्रीका के बारे में अगर जानो तो आप समझ लीजिए कि एक तो यहां पर सहारा रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, और अगर ऊपर जाएं, इस अफ्रीका को ऊपर जाएं तो यहां पर भूमध्य सागर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर देता है। एशिया से क्या अलग था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा यहां पर अगर आप जाएंगे, ये वाली जो जगह है इसको जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है, तो आप बताना यूरोप को करती है वो अफ्रीका से अलग। ठीक है ना, तो ये अफ्रीका के बारे में थी। अफ्रीका में सबसे लंबी नदी है एक, ठीक है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, इसका नाम है नील नदी। क्या नाम है इसका? नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। ओके, इसके अलावा इसके बिल्कुल अगर आप चले जाएं ऐसे करके तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में एटलस माउंटेन है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है कि एटलस माउंटेन कहां पर है, अफ्रीका में है। और एक यहां पे देखो, इसके जस्ट यहां पे देखिए नीचे, बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में कौन से, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका के। ठीक है, तो अफ्रीका एटलस और ड्रैकेंसबर्ग के मध्य में है, जो आपको याद रखना है। ये ड्रैकेंसबर्ग आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। दो हो गए हमारे, अब तीसरे पे चले जाते हैं। ये तीसरा जो है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक ये है नॉर्थ अमेरिका। इसको हम उत्तरी अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे? उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी अमेरिका बिल्कुल एक दूसरे से अलग पड़ा हुआ है। इसके बीच में यह क्या है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर इसे अफ्रीका और यूरोप से अलग कर देता है। ठीक है, नहीं, याद रखो। अब यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर पनामा स्ट्रेट है, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि इसे दक्षिण अमेरिका से अलग कर देती है। अगर हम उत्तर अमेरिका की बात करें तो यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसके पूर्व में जाएंगे तो अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है। अगर इसके पश्चिम में जाएंगे तो एक रॉकी माउंटेन है, जो दुनिया का तीसरा, ठीक है, सबसे लंबा माउंटेन रेंज भी है। यह आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए, ये दो चीज मैंने अभी आपको बता दी। इसके अलावा इस उत्तरी अमेरिका को द ग्रेट फाइव के लिए भी विख्यात है, क्योंकि यहां पर 5 झीलें पाई जाती हैं, 5 महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। उनमें से 4 यूएसए और कनाडा की सीमा भी बनाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहीं पर क्या है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बारे में रोचक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि फिजिकली रूप से, प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये किसका हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क का यहां पे नियंत्रण है और डेनमार्क यूरोप में है। तो राजनीतिक रूप से डेनमार्क, ठीक है, के नियंत्रण में है कौन, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड राजनीतिक तौर पर यूरोप का हिस्सा है, लेकिन फिजिकली रूप से ये हिस्सा है आपके नॉर्थ अमेरिका का। वहीं आ जाते हैं चौथे सबसे बड़े महाद्वीप पर। तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे कहते हैं हम दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में जाएं तो यहां पे देख सकते हो त्रिभुजाकार एक तरह से ये मैदान है। ठीक है, नहीं, त्रिभुजाकार एक तरह से मैदान है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नहीं। अब यहीं पर देखेंगे तो आपको पाओगे कि दुनिया की सबसे लंबी, यानी सबसे अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पर है। यहीं पर अमेजन के जंगल है जहां पे एनाकोंडा पाए जाते हैं। इसके अलावा इस दक्षिण अमेरिका के अगर हम वेस्ट की तरफ चलें तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं पर मौजूद है। ठीक है, नहीं,
एंडीज यहीं पर मौजूद है, जो आपको याद रखनी चाहिए। इसी के दक्षिण में आपको अंटार्कटिका दिखाई देता है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस पूरे अंटार्कटिका पे केवल क्या है, बर्फ ही बर्फ जमा रहती है। क्या है यहां पर, केवल और केवल बर्फ है। बर्फ की जो एक चादर है, जो लगभग 100 से लेकर 200 मीटर की है, यहां पर बर्फ ही जमी हुई है। इस कारण यहां पर मानव आवास प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। यहां पे कोई व्यक्ति नहीं रहता, यहां पे जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका पे आपको पेंगुइन मिलेंगी। पेंगुइन का नाम सुना होगा ना, तो अगर पेंगुइन देखनी है तो आप अंटार्कटिका पे जा सकते हो। इसके अलावा यहां पर और कुछ मैंने नहीं देखा है। ठीक है, कभी कभी सील भी मिल जाती हैं, पेंगुइन मिल जाती हैं। ठीक है, जहां पर यहां पर क्या है, वो भी अंटार्कटिका ऊपर नहीं रहती हैं, समझ आएगा नहीं। जो सील है, ये बर्फ वगैरह में जो पेंगुइन आ जाती हैं, फिर पानी में चली जाती हैं कूद के, फिर यहाँ पे आ जाती हैं, ऐसे आ जाती हैं। सील भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपके जो मिलेंगी वहां पर क्या मिलेंगी, पेंगुइन मिलती है। पेंगुइन के लिए अंटार्कटिका काफी मशहूर है। और यहाँ पे विभिन्न देशों ने जनरली क्या कर रखा है कि यहाँ पर अपने अपने अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं। ठीक है, एक ट्रीटी भी हुई है बाकी सारे देशों से कि अंटार्कटिका पे कोई कब्जा नहीं करेगा, इसलिए किसी भी देश का कब्जा अंटार्कटिका पे नहीं है। ठीक है नहीं, ये 5वां है। 6वें नंबर पे आ जाते हैं तो यूरोप है। और यूरोप के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। यूरोप किससे क्या अलग होता है, ये सब कुछ मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। ठीक है नहीं, बस यूरोप में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसे आप याद रखना, आल्प्स। आपने स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। स्विट्जर जो लैंड है वो यही आल्प्स पर ही मौजूद है। इसके अलावा हमारा 5वें नंबर पे कौन आता है, हमारे 7वें नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया आपका, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम सबको मिला दें तो इसको कहते हैं ओशेनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक मात्र ऐसा वो है, वो महाद्वीप भी है, ये द्वीप भी है, एक राष्ट्र भी है, तीनों ही चीज है। अगर ऑस्ट्रेलिया के इस वाले हिस्से को देखेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा रेगिस्तान है। पूरे ऑस्ट्रेलिया देश में 90% जो क्षेत्र वो रेगिस्तान का है, केवल 10% ही रहने के योग्य है। इस कारण यहां पे जितने भी शहर आपको मिलेंगे समुद्र के तट के आसपास ही मिलेंगे, अंदर कोई आपको बड़ा शहर आपको मौजूद नहीं होगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जाते हैं तो यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, ये काफी अत्यधिक काफी लंबी रेंज है, जो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से हमारे सातों के सातों महाद्वीप के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। देखो यहां पे भी देखो, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड। ठीक, तो न्यूजीलैंड अपने आप में ऑस्ट्रेलिया में नहीं आती है। ठीक है, ये ओशेनिया में आती है। सब ये जो पिंक पिंक कलर को दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ओशेनिया है। यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप मिलते हैं। ठीक है, पोलिनेशिया है, मेलेनेशिया है, ये सब बहुत सारे द्वीप भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़ी सी और संरचना की बात करते हैं, उसका नाम है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कभी ये प्रश्न आ जाए तो याद रखो, महाद्वीप तो आपने सुन लिया, महाद्वीप क्या होता है, लेकिन आपने को प्रायद्वीप के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप वास्तव में भूमि का एक ऐसा हिस्सा है जिसके 3 ओर जल भरा हो। इधर भी जल भरा है, इधर भी जल भरा है और इधर भी जल भरा है, इसलिए प्रायद्वीप है। ठीक है, और जल कैसे भरा हो, आपने ऐसे मत करना, घर पे क्या हो कि एक जमीन ले लो, उसके 3 ओर पानी भर दो, आप कहोगे सर बन गया प्रायद्वीप। नहीं, जमीन का प्राकृतिक हिस्सा है और इसके तीनों ओर समुद्र का जल भरा होता है, तब ये प्रायद्वीप कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ये जो फिगर मैंने आपको दिखाया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है। ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है, जो आपको याद रहना चाहिए। तो प्रायद्वीप क्या है, प्राय लगभग द्वीप माने द्वीप। ठीक है, यानी द्वीप जैसा, यानी जिसको क्या कहते हैं, द्वीप जैसा। अगर सोचिए कि यहां पर भी पानी भरा होता तो अपने आप में क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता, आइलैंड्स बन जाता। ठीक है, तो चलिए, भूमि के वो हिस्से या स्थान जिनके चारों ओर पानी होता है, पर यह मुख्य रूप से स्थानों से एक भूसंधि के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहां से जुड़े हुए हैं, इसके चारों तरफ लगभग पानी होता है, बस किसी तरह से क्या होता है, ये किसी न किसी जमीन से जुड़े होते हैं, चाहे छोटी जगह से जुड़े हों, लेकिन जुड़े जरूर होंगे। स्थल संधि जो स्थलों को जोड़ती है उसको स्थल संधि कहते हैं, जो जल को जोड़ती है, जल समूह को जोड़ती है, उसको जल संधि कहते हैं। तो स्थल के द्वारा ये जुड़े होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रायद्वीप भूमि के वे भाग हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और भारत भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके भी 3 ओर जल भरा हुआ है। ठीक है नहीं, आइए अब थोड़ी सी और चीज बात करें कि आपने केप
का नाम सुना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं अंतरीप। अंतरीप क्या होता है कि हमारे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भाग जो एक तरह से ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर जा रहा है। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मान लो यहां पे मैं एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूं, अब इसके तीन और क्या हो जाएंगे, समुद्र हो जाएंगे, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ठीक है, लेकिन ये छोटा है, ठीक है। इस कारण इसको केप कहते हैं। प्रायद्वीप जैसा ही होता है, ठीक है, आप देखोगे तो प्रायद्वीप जैसा ही होगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कोई न्यूक्लियरी सा हिस्सा है जो समुद्र के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, ऐसे आपको फील होगा इसको देखने के बाद। तो ये सब केप हैं, ये सब यानी वो हमारी जमीन का सबसे अंतिम बिंदु है जो समुद्र से जाके जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ केप दे रखी हैं, आपने एक का नाम सुना होगा केप ऑफ गुड होप, ये आपने नाम सुना होगा केप ऑफ गुड होप। ऐसा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति था जो उसका नाम था बार्थोलोमेडियास। बार्थोलोमेडियास पुर्तगाल से भारत की खोज करने गया था, तो वो यहां से आते 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 बेचारा यहां पहुंच गया। इसके बाद समझ ही नहीं पाया कि मुझे कहां जाना चाहिए, तो यहीं से लौट गया वो। इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इसकी खोज ने, केप ऑफ गुड होप की खोज ने वहां के लोगों में उम्मीद जगाई कि अब हम आधी जगह तो पहुंच गए, अब कुछ और दूर होगा तब के फिर यहां से हम शुरुआत करेंगे भारत के लिए एक नई रास्ता खोजने की। लेकिन इसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे केप पाए जाते, केप पॉइंट, ये केप हैंग क्लिप है, ये केप अगुलहास है, ये केप है सभी जो बनी हुई है ना। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं द्वीप क्या होता है। तो स्थल खंड यानी ऐसा स्थल जिसके चारों ओर महासागरीय जल हो उसे द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। Island, an island is a land block that is surrounding by the ocean water from all sides. The largest island in the world is the Greenland. याद रखना ग्रीनलैंड है जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि यह फिजिकली रूप से नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अगर इसको हम राजनीतिक रूप से देखें तो इस पर डेनमार्क का कब्जा है। ग्रीनलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, नूक है, ठीक है। और इसको गॉडथाप भी कहते हैं, गॉडथाप, इसकी राजधानी को गॉडथाप भी बोला जाता है। अगर हम बात करें स्थल संधि की या स्थूमस की, स्थल देखो नाम से ही पता चला, स्थल संधि माने जोड़ना, तो जहां पर स्थल दूसरे स्थल से जुड़ा हो, स्थल दूसरे स्थल से जुड़ा हो उसी को कहते हैं स्थल संधि। अब यहां पे देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है। आप देखिए एक पतली सी पट्टी जो है वो किसको जोड़ रही है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रही है। ये स्थल इस स्थल से जुड़ रहा है इस पतली सी पट्टी के द्वारा, ठीक है, नैरो बेल्ट के द्वारा। तो इस नैरो बेल्ट को कहा जाता है स्थूमस, इसी को कहा जाता है स्थल संधि, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्थल संधि का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जल संधि। क्या होता है, जल संधि, यानी जो दो जल समूहों को आपस में जोड़े तो उसे क्या कहेंगे, जल संधि। यानी जल संधि का मतलब होता है जो दो जल समूहों को आपस में कनेक्ट करे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या करती है, ये करती है विभक्त। जल संधि क्या करती है, विभक्त करती है, ठीक है, एक दूसरे को अलग करती है, किसको, स्थल को, स्थल समूहों को, ठीक है, अलग करती है। जोड़ती भी है, जोड़ती मतलब संधि, तो किसको जोड़ती है, जल यानी जल समूहों को, ये जल समूहों को जोड़ती है और स्थल समूहों को एक दूसरे से अलग करती है। आइए कुछ जल संधि के बारे में मैं आपको बता दूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक जल संधि बेटा आपकी यहां पर, इसका नाम है पनामा कैनाल। इसका नाम क्या है, पनामा कैनाल है, पनामा जल संधि भी के नाम से भी जानी जाती है। यह पनामा जल संधि यहां पर आपको दिखाई देगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, कैरिबियन ओशियन। तो यह कैरिबियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है, यानी दो स्थल है, इनको अलग कर रही है और इनको आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। नहीं ऐसे ही आपको यहां पर दिखाई देती है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है यहां पर, जिब्राल्टर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी पहले बताया था, जिब्राल्टर जल संधि ये रही। अब जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। अलग किसको करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आइए यहां पर आ जाते हैं, एक यहां पर जल संधि है ये, ठीक है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट,
पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या करती है कि यहां पर जो दिखाई देगा ये मन्नार की खाड़ी है, क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से पाक स्ट्रेट जोड़ता है। अलग कैसे करता है, इंडिया को श्रीलंका से ये अलग कर देता है। आइए दुनिया का सबसे विस्तृत रूप उसको देखें, रोड को, और रोड को देखोगे तो यहां पर जो आपको दिखाई देगा ये इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। यहां पर आप अंडमान सागर से जाओगे और जावा सागर तक यहां पर आपकी पहुंच हो जाएगी, तो आपको मलक्का जल संधि से गुजरना पड़ेगा, और मलक्का जल संधि से होकर ही इस वाले रूट पर बहुत सारे जगह पड़ती हैं। जैसे चाइना यहां से खूब व्यापार करता है, ये साउथ ईस्ट यहां से व्यापार करता है, यहीं से कोरिया व्यापार करता है, यहीं से रसिया व्यापार करता है, यहीं से जापान व्यापार करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रूट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूट है मलक्का की जल संधि। इस मलक्का की जल संधि पर ही आपको सिंगापुर दिखाई देता है, और सिंगापुर क्योंकि यहां पर जहाज रुकते हैं और रुकने के बाद यहीं पर कुछ ठहरेंगे तो होटल का विकास होगा, यहीं पर क्या होगा कि तेल भरवाएंगे, उसकी वजह से यहां पर टूरिज्म का विकास हुआ, और यहां पर सारे लोग शेल्टर भी करते हैं, ठीक है, रुकते भी हैं। इस कारण सिंगापुर का विकास इसी जल संधि के कारण हुआ है, जो आपको याद रहनी चाहिए। अब आइए, अब हम भारत से चलते हैं कहां पर, मेडिटेरियन सी पर। तो हम यहां से भी जा सकते हैं, तो कहां से गुजरना पड़ेगा, देखो ये वाली जो जगह है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। मैं जो बोल रहा हूं आप नोट करते जाना, इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक। अब यहां के बाद यहां आ जाएगा रेड सी। अब मुझे गल्फ ऑफ ओमान से रेड सी में जाना है, तो यहां पर एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम है बॉब अलमंडेब। क्या पड़ती है, बॉब अलमंडेब। ये क्या करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, गल्फ ऑफ ओमान से, गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है, रेड सी को जोड़ती है, याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये पता चल गया। इसके अलावा एक और यहां पर है, अगर आपको ईरान जाना है तो यहां पे भी जा सकते हो, ठीक है, इधर भी जा सकते हो। तो ये स्टेट है, ये भी किसको जोड़ेगी, यहां पर है पर्सियन गल्फ, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, फारस, ठीक है, फारस यही है, फारस की खाड़ी कहते हैं। और यहां पर क्या है, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्या करती है, पर्सियन गल्फ को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, पर्सियन गल्फ को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बस इतने ही बहुत है। एक इसके बाद स्टेट मैंने आपको यहां की कराई दी थी, जिसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है नहीं, और डेनिस स्ट्रेट भी है, यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, बाल्टिक सागर है, ठीक है, और यहां पर ये सागर है, इन सबको आपस में जोड़ देती है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने हाइड्रोस्फीयर पर, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो पूरे, अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पूरी पृथ्वी पर हाइड्रोस्फीयर से आपको क्या पता चलेगा, ठीक है, पूरी पृथ्वी को देखोगे ना ऐसे करके, तो पूरी पृथ्वी के 71% पार्ट पर वाटर है। कितने पार्ट पर, 71% पर, और 29% पर क्या मिलता है आपको, जमीन मिलती है। तो अब हम इस जल की बात करेंगे, केवल 71%, ठीक है। अब इस 71% को हम क्या मान लेंगे, 100% जल। अब इन 100% जल में आप इस बात को जानकर हैरान रह जाओगे कि इसमें से 97% जो जल है वो हमारे लिए उपलब्ध है तो है, लेकिन पीने योग्य नहीं है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी ये 100 में से 97% जो पानी है उसे हम पी नहीं सकते। आप कहोगे सर क्यों नहीं पिएंगे, हम तो पिएंगे, तो पी के देख लो, बिना पानी के मरोगे 2 दिनों में, और पानी पी के मर जाओगे ज्यादा 6 घंटे में। तो कुछ पानी ऐसा है, 97% पानी है जो पीने के लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें पानी में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, ठीक है, पानी है और पानी में क्या है, इम्प्योरिटीज है, पानी में क्या है, अशुद्धियां हैं। जब पानी और अशुद्धि दोनों मिल जाती हैं, इन अशुद्धियां जो पानी में घुली हुई हैं, इन्हीं को हम लवणता कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। और जिस पानी में लवणता पाई जाती है उसको सैलाइन वाटर या लवणीय पानी कहते हैं। तो 97% पानी को हम पी नहीं सकते क्योंकि वो लवणी है, उसमें अशुद्धियां हैं। 3% पानी ही ऐसा है 100 में से जो पीने के लायक है,
फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, याद रखना केवल 3% पानी है जिसे हम पी सकते हैं। इसका मतलब उसमें लवणता की मात्रा क्या है, कम है, सीधी बात है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। अब एक और गजब की बात है कि आप ये मत सोचो 3% जो पानी है कि ये बहुत है, ये पानी तो बहुत है, लेकिन 100 में से 100 की बात कर रहा हूं, 100 में से 3 है तो 100 में से 2% पानी, यानी 2% पानी, ठीक है, जो 3% में से नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% में से 2% पानी जो पीने लायक है, वो पानी आउट ऑफ रीच है, हमारे पहुंच में नहीं है, हम उसे पी ही नहीं सकते, दूर है, ग्लेशियर के रूप में जमा है, ठीक है नहीं। अब बचा कितना, 1% पानी, 1% पानी तक ही हमारी पहुंच है, उसमें से 0.68% के आसपास पानी अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाटर से ही आप देखो अपने खेतों की सिंचाई करते हो, समरसेबल चलाते हो, नल चलाते हो, नहाते हो, धोते हो, ठीक है, सारे काम जो कर रहे हो वो सब क्या है, दांत मांज रहे हो तुम रोजाना, वो पानी कहां से आ रहा है, मुंह धो रहे हो, 10-10 बार नहा रहे हो, कुछ लोग तो सावर चला के नहाते रहते, 5-5, 10-10, 20-20 बाल्टी तुम खराब कर रहे हो, क्या भविष्य के लिए कुछ छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? तो भविष्य का थोड़ा सा ध्यान रखो, सतत विकास करो, ठीक है। अब यहां पे मान लो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यदि जल को 100% मान लिया जाए तो उसमें पीने योग्य जल मात्र 3% है, 97% जल लवणी है तथा या ऐसा जल है जिसे पीने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बात समझ आएगी नहीं? चलिए अब अगर हम बात करें इस जल की, तो इसमें जल में सबसे बड़े जल समूहों को महासागर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? महासागर। तो महासागर किसे कहते हैं, एक बार इसे समझ लो। महासागर किसे कहते हैं कि बहुत बड़ी विस्तृत लवणीय जलीय तंत्र जिसमें ज्वार भाटे की घटनाएं होती हैं, उन्हें महासागर कहते हैं। ज्वार भाटा होता है पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे जाना। अ वेरी लार्ज सैलाइन एक्वेटिक सिस्टम इन विच टाइडल इवेंट्स अकर आर कॉल्ड ओशियन। तो याद रखो, और हमारे यहां पर कुल कितने महासागर हैं? 5 हैं। लेकिन हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी विद्वान माधुरी दीक्षित ने 7 महासागरों की बात की गई है फिल्म में, पता नहीं 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो उसने भी अगर ज्योग्राफी पढ़ी होती तो उसे पता होना है हो जाता कि 5 समुद्र है भैया, 7 नहीं है, ठीक है। तो अब आपको 7 समुद्र के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको 5 समुद्र देखने हैं, 5 महासागर हैं। 5 महासागरों को अवरोही क्रम में लिखेंगे, बड़े से छोटा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, पैसा। कुछ याद आ गया होगा, पैसे से गाना भी अक्षय कुमार का, ठीक है। तो पी से क्या बनता है? पैसिफिक ओशियन। ए से क्या बनता है? अटलांटिक ओशियन। आई से क्या बनता है? इंडियन ओशियन। एस से क्या बनता है? सदर्न ओशियन। और ए से क्या बनता है? आर्कटिक ओशियन। ये सीक्वेंस भी है। सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? पैसिफिक है, ठीक है नहीं। उसके बाद एटलांटिक है, उसके बाद इंडियन है, उसके बाद सदर्न वो है आर्कटिक अंटार्कटिक है, और इसके बाद है ओशियन, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन है, 2 बार लिख गया है, ठीक है नहीं। अब आप अगर इन महासागरों को देखना चाहते हैं तो यहां पे हम दिखा देते हैं, बुरा ना मानो तो ये आपका प्रशांत महासागर है जो आपको यहां पे दिख रहा है। क्योंकि धरती गोल है इसलिए ये वाला और ये वाला प्रशांत महासागर सेम है। ये दोनों ही क्या है अपने आप में? दोनों ही सेम है, इसलिए ध्यान रखना ये और ये वास्तव में प्रशांत महासागर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि जितनी भी जमीन है वो सारी जमीन इस प्रशांत महासागर के अंदर डाली जा सकती है, डुबाई जा सकती है। चंद्रमा को भी इस प्रशांत महासागर के अंदर आप दबा सकते हो। इसका वास्तव में आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहीं पर अगर प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरी गर्त है जिसे कहते हैं मारियाना ट्रेंच। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि अगले इसको कहते हैं अटलांटिक। क्या है? अटलांटिक ओशियन। ये वही है जहां पे टाइटैनिक जहाज डूबा था। इसका आकार देखिए, एस प्रकार का इसका आकार है, अटलांटिक महासागर का। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। वहीं तीसरे महासागर की बात करें तो इसको बोलते हुए थोड़ा सा प्राउड महसूस होता है। किसी भी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम नहीं है सिवाय इंडिया के। ये इंडिया है और ये इंडियन ओशियन है, ठीक है नहीं। तो इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। इसके बाद 2 ओशियन आपको दिखाई देंगे, एक तो यहां पे दिखाई देगा अंटार्कटिका और एक दिखाई देगा आपको आर्कटिक, ठीक है। अब महासागरों के बारे में एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। महासागरों को जो डिवाइड करते हैं वो महाद्वीप करते हैं।
महाद्वीप क्या करते हैं, सारे महासागरों को डिवाइड करते हैं केवल और केवल, यानी सीमा बनाते हैं केवल और केवल दक्षिण महासागर को छोड़कर। दक्षिण महासागर की जो सीमा है वो कोई भी महाद्वीप नहीं बनाता है, ठीक है। बाकी देखो ये अटलांटिक है, इसकी सीमा बन रही है, नहीं ये नॉर्थ अमेरिका, ये सीमा बन रही है, ये सीमा बन रही है, इसकी भी सीमा दिखाई दे रही है आपको, इसकी भी सीमा दिखाई दे रही है, इसकी भी सीमा दिखाई दे रही है, ऐसे करके। लेकिन ये जो अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है, अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिक ओशियन या सदर्न ओशियन है, ये इसकी जो सीमा है कोई भी महासागर नहीं बनाता। लेकिन क्या बनाता है फिर, एक करंट है जिसका नाम है एसीसी। एक कौन सी करंट है, एसीसी, ठीक है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। अब अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट ऐसे करके यहां पर बहती रहती है, ठीक है। तो इसके जो नीचे, एसीसी के नीचे जो है वो सब अपने आप में क्या है, यही अंटार्कटिक महासागर है। तो ये फैक्ट याद रखना जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ सागरों की। तो सागर क्या है, तो सागर यह महासागर का उपभाग है, यानी महासागर जैसी इसमें संपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें संपूर्ण विशेषता महासागर जैसी होती है, लेकिन इसका एक भाग स्थल से जुड़ा होता है। कोई ना कोई भाग स्थल से जुड़ा होगा, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा अरेबियन सी, तो अरब से जुड़ा हुआ तो इसका नाम अरेबियन सी हो गया। ऐसे इनके नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। साथ ही इसका एक भाग अनिवार्य रूप से महासागर से भी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। सागर तभी हो सकता है जब एक भाग इसका महासागरों से भी जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका एक भाग महासागर से नहीं जुड़ा है, ठीक है, या कोई भी भाग महासागर से नहीं जुड़ा है, तो वहां सागर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। तो यहां पर जब आप पढ़ोगे तो एशिया की यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कहीं आपको भ्रम न हो जाए कि सागर क्या है। अब इसको देखो, इसके चारों तरफ स्थल है, ये कहीं से भी, इसमें अगर तुम्हारा जहाज सीधे सीधे महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है तो वास्तव में ये महासागर नहीं है, ये वास्तव में कैस्पियन क्या है, अपने आप में झील है, लेक है। इट इज नॉट अ सी, ठीक है ना। तो सी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे अरेबियन सी है, यहां से जुड़ा हुआ है इंडियन ओशियन से, ठीक है। एक बड़ा वाला भाग क्या हो, ओशियन से जुड़ा ही होना चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे, हम सी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अपने वायुमंडल पर। तो वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी परत है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर जुड़ी हुई है। उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगर बात करें कि वायु में क्या क्या है, तो आप ध्यान रखें कि वायुमंडल में आपको धूल के कण मिलेंगे, जल वाष्प मिलेगी, गैस मिलेगी, ठीक है, धुएं के कण मिलेंगे, ये सब कुछ मिलता है आपको इस वायुमंडल में। वायुमंडल आगे जाके हम डिटेल में उसको एनालिसिस कराएंगे, ओके। तो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, याद रखना। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर आर्गन पाई जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर और भी जानना चाहते हो तो उसके बाद आर्गन भी पाई जाती है, ठीक है। आर्गन तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, चलिए ये होते हैं। अब यहां पे देखो तो देखो 98.084%, अगर ज्यादा देखें तो क्या है, नाइट्रोजन है, और वहीं पे 20.946% ऑक्सीजन है, बाकी आर्गन 0.93 है, और इसके अलावा जो कुछ बचा है उस सब में यही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है, नियोन इतनी है, हीलियम इतनी है, मीथेन इतनी है, ठीक है, हाइड्रोजन इतनी है, क्रिप्टॉन इतनी है। ये आप अपने आप देख लेना, ये मैंने इसलिए आपको ये प्रोवाइड करा दिया है। जब आपका एटमॉस्फेयर चलेगा तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आर्गन वगैरह की, वहां पढ़ेंगे। बात आती है वायुमंडल की परतों की, कि अगर हम पृथ्वी से अगर ऊपर जाना चाहें तो किस प्रकार से वायुमंडल की परत है। ये वायुमंडल की परत वायु के घनत्व से डिपेंड करती है, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, ऊपर जाने पर वायु का जो डेंसिटी है लगातार घटती जाती है, और उसी की वजह से नई नई परतों का निर्माण भी होता जाता है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जाने पर यहां पे मैं बता दूं, सबसे पहले अगर हम ऊपर जाएं तो ये क्षोभ मंडल मिलता है जो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये क्षोभ मंडल वो है जहां की ऊपरी सीमा पर क्या उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं, यहीं पर वेदर बैलून होता है, और यहीं पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर बादल चमकते हैं, बिजली चमकती है, ठीक है। यहां पर ही जनरली क्या होती है, बारिश होती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो सभी क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे समताप मंडल होगा, स्ट्रेटोस्फीयर होगा, ठीक है ना। अब स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है,
कितनी? 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ध्यान रखना है। समताप मंडल यानी 8 से 18 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। और यहीं पर आपको क्या होंगे? यहाँ पर वेदर वॉल्यूम तक यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ठीक है नहीं? वेदर बैलून भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ बादल भी आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? यहाँ पर कुछ बादल भी आपको दिखाई देते हैं। ये ज्यादा मैंने ऊपर लाइन बना दी है, थोड़ी सी नीचे है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़े से हिमकणों के वो भी दिखाई देते हैं यहाँ पे बादल, जिसकी वजह से हमारे सूर्य पर प्रभाव मंडल बनता है। इसकी भी स्टडी हम जब वायुमंडल पढ़ाएंगे तब करेंगे। इसके बाद हमारी इसकी सबसे ठंडी परत है, उसको कहते हैं मध्यमंडल, जो 80 किलोमीटर तक होती है, 50 से 80। यहीं पर उल्का पिंड चमकते हैं। उल्का पिंड का नाम आपने सुना होगा, यहीं पर होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? थर्मोस्फीयर, तापमंडल, ठीक है। और तापमंडल में हमारा क्या है? स्पेस शटल है, जहां पर हमारे बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे वो भी चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। और थर्मोस्फीयर के ऊपर जो अगर हम चले जाएंगे तो इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। यहाँ पर हमारा वायुमंडल लगभग सब समाप्त हो जाता है। बस सीक्वेंस याद रखना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर जाने पर क्या तापमान बढ़ता है या घटता है। तो क्षोभ मंडल में जाएंगे तो देखो तापमान लगातार घटेगा, और फिर समताप मंडल में लगभग एक सा रह के लगातार बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। तो मध्य मंडल में घट रहा है और फिर उसके बाद ये बढ़ रहा है। फॉर्मूला याद रखना, दीदी, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। सबसे पहली जो वो है आपकी परत है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होगा, आई होगा। फिर यह क्या होगा? डिक्रीज होगा। और फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं वायोस्फीयर की या जीव मंडल की। जीव कौन है? ठीक है, जीव वो है जिनको हम क्या कहते हैं? सजीव। और सजीव कौन है? सजीव वो है जो रिप्रोडक्शन करते हैं। सजीव वो है जिनमें डीएनए और आरएनए होता है। सजीव वो है जिनमें कोशिकाएं होती हैं। सजीव वो है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। उन सब की बात कर रहा हूं। सजीव वो है जो रेस्पॉन्स करते हैं। सजीव वो है जो एडॉप्टेशन करते हैं। ये सजीव के लक्षण हैं, ठीक है। और सजीवों का अध्ययन ही वायोस्फीयर में किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो वायोस्फीयर क्या होता है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के जीव में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है तथा जैव मंडल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां पर ही हमने आपको बता दिया था। चलिए, यहां पर एक और टॉपिक थोड़ा सा रह गया, उसका नाम क्या है? ग्रीन हाउस गैस। क्योंकि डोमेन ऑफ अर्थ में ये वाला टॉपिक भी उसने डाल दिया है जबरदस्ती। वैसे एटमॉस्फेयर में इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती हैं जो वायुमंडल को गर्म बनाने में सहायता करती हैं। जो वायुमंडल को गर्म रखने में सहायता करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गैसें जो वायुमंडल को गर्म बनाने में सहायता करती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रमुख है। इसके अलावा मीथेन है, और इसके अलावा तुम्हारा जल वाष्प भी है, ठीक है। कौन सी गैस सबसे ज्यादा जलवाष्प, यानी कौन सी जो गैस है वो सबसे ज्यादा पृथ्वी को गर्म रखती है, सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है? तो उसमें याद रखना वो क्या है? जलवाष्प है। जलवाष्प पृथ्वी को एक साथ ठंडा नहीं होने देती, ठीक है, वरना सूरज डूबने के बाद ये अत्यधिक ठंड हो जाए, ठीक। क्योंकि ये जब धरती से बहुत सारी रेडिएशन जो बाहर जाती है ना, जब धरती हमारी रात में ठंडी हो जाती है, इसका मतलब सारी इसकी ऊर्जा बाहर चली जाती है, उस ऊर्जा को ट्रैप कर लेती है और पृथ्वी को बहुत ज्यादा ठंड में पहुंचने से वो बचा लेती है। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ बचा नहीं है, ये डोमेन ऑफ अर्थ में सिर्फ इतना ही। अब अगला लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।